हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल लैंग स्टेट पीसीएस में। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें से इस वर्ष 2026 में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 से। भाग 5 जो है उसमें अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। इससे पहले भाग भाग 1, 2, 3, 4 और 4A मतलब 4A ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो है भारतीय संविधान का भाग 5 में राष्ट्रपति 52 से 62 तक कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं? राष्ट्रपति का पद और स्थिति अनुच्छेद 52 से 53 तक कंप्लीट करेंगे। निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है वो अनुच्छेद 54 से 55 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 56 से लेके 57 तक कंप्लीट करेंगे। योग्यताएं, शर्तें और शपथ अनुच्छेद 58 से 60 तक करेंगे। पद के लिए शर्त, शपथ और महाभियोग, पद में रिक्ति अनुच्छेद 59, 60, 61, 62 कंप्लीट करेंगे। ये सब कंप्लीट करने के बाद प्रीलिम्स के PYQ आधारित MCQ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न का मॉडल आंसर तैयार करेंगे। तो ये सारा क्लास में रहने वाला है। आप बने रहिए और देखते रहिए, नहीं तो आपसे ये शॉर्ट्स वीडियो से या जो 5 मिनट का ज्ञान है उस तरह के वीडियो से आपको पीसीएस का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको करना है तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप हमारी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या QR कोड से स्कैन करके भी आप PDF पा सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारा ये WhatsApp नंबर है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। इस WhatsApp नंबर पर आप अपने मैसेज करके हमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। परिचय किस चीज़ का? भारतीय संविधान के भाग 5 का। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और कार्यपालिका शाखा के लिए एक विस्तृत व्याख्या स्थापित करता है जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो प्रीलिम्स का आपका एक क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रपति जो है, मैं ये लो कर देता हूँ, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो है, और ये भाग 5 में है और अध्याय 1 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और कौन से नियम इन पदों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक होती है किंतु वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद के पास होता है जिससे शासन की एक संतुलित व्यवस्था बनती है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। राज्य मतलब देश, ठीक है ना। देश का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। दूसरा, जो राष्ट्रपति जो होता है ये देश का प्रमुख होता है। सारे काम चाहे कोई भी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है, वास्तविक वो प्रधानमंत्री होता है। PM जो है वास्तविक प्रमुख है। हमारे देश में राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, इसलिए हम यूके के
यूके के संविधान से हमारे संविधान में ये फ़र्क है कि यूके का जो राष्ट्रपति या उनका जो प्रमुख होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, वो राजवंश से ही संबंधित होता है और उसका निर्वाचन नहीं होता। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्तियां पीएम में निहित होती हैं। आप इतनी सी बात ये समझ लेना। और ये भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में आर्टिकल 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो समझो प्रीलिम्स का 50% इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी पूछ रहा तो आपको एक अनुमानित अंदाज हो जाएगा कि ये आर्टिकल जो है 52 से लेके और 62 के मध्य तक की बातें हैं। तो अगर वो पूछता है कि ये किस आर्टिकल में, तो आपको ये रहेगा कि 52 से 62 के बीच के ही आर्टिकल में होगी, उससे बाहर आर्टिकल में नहीं होगी। तो इस तरह से आपके जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें काम करता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 52 से 62 के बारे में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हमारे देश के सर्वोच्च पद, तो भारत में सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का, से जुड़ा है, जिसमें आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति की व्यवस्था, चुनाव, योग्यता और कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अब क्या वर्णन किया गया है वो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। क्या कहा गया है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52 में। यही हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख ये आर्टिकल 52 में कह रखा है। जो मैं सर्किल बना रहा हूं आप याद कर लेना। दूसरा है अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53। इसमें कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। भारत की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में चुनाव से संबंधित बात। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये प्रीलिम्स की लाइन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो इनके निर्वाचन में शामिल नहीं होते और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार इनके यहाँ का चुनाव संपन्न होता है। तो आर्टिकल 54 आप इस तरह से समझ लीजिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में चुनाव की पद्धति है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। राष्ट्रपति पद के लिए 3 लोग खड़े हुए निर्वाचन में। इनको सब 4 वोट मिले, इनको मान लीजिए 3 वोट मिले और इनको जो है मान के चलिए इधर 6 वोट मिले। अब एकल हस्तांतरणीय का मतलब है सबसे पहले देखा कि ये हार गए। ठीक है, तो अब इनके वोट जो है दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो है जिसके पास है उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उनको ट्रांसफ़र इनसे देख लिया जाता है कि वैलेट पे लिखा हुआ है। 3 वैलेट बने। फिर जैसे मान लीजिए ये चुनाव का वैलेट पेपर है, इसमें प्रीफ्रेंस दिया जाता है ए, बी और सी। तो यहाँ लिखा मैंने ए को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, सी को सेकंड देता हूँ और डी को थर्ड देता हूँ। इस तरह से लिख दिया। तो अब ये जो वोट है, जो डी ने जो वोट डाला है, अब ऐसे जाएगा। पहले ये ए के लिए होगा तो पहले ए में आ गया। अगर ए नहीं जीतता है तो दूसरे नंबर पर सी के लिए है, तो जो ए का वोट है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है,
और अगर सी भी नहीं जीतता है तो जो सी के बाद क्या है, यही वोट डी के लिए है थर्ड नंबर पे, तो फिर डी को ट्रांसफर हो जाएगा अगर सी नहीं जीतता है तो। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? इस तरह से इसमें होता है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन से है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए बार बार चुना जा सकता है। इस क्लास में हमने सिर्फ वही चीजें शामिल की है जो आयोग पूछता है। राष्ट्रपति की डिटेल में जो मेंस की तैयारी के लिए होता है वो वाली वीडियोस अलग है। ये सिर्फ वो है जो पॉइंट टू पॉइंट पूछता है। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक की कहानी है। ठीक है, आप तैयार कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में योग्यता से संबंधित है। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो वो इसमें दे नहीं रखा। लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा का सदस्य चुनने की जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों सेम है। लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, पद की शर्त। राष्ट्रपति किसी अन्य लाभकारी पद पर नहीं रह सकता, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की, शपथ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ में संविधान की रक्षा और भारत की सेवा का संकल्प होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं भारत की रक्षा और भारत की सेवा का संकल्प लेता हूं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, आर्टिकल 61, यानी कि महाभियोग। महाभियोग की बात करें तो यह यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, अब महाभियोग कैसे चलता है, शपथ कैसे दिलाई जाती है, क्या शपथ होती है, अगर इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो उसमें फिर हम इतना कवर नहीं कर पाते। उसके लिए हम प्रीलिम्स के बाद उस पर डिटेल वीडियो करेंगे। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे पहले इस पर फोकस कर लेते। तो आपको आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग है। अगर बात करें अनुच्छेद 62 की, तो रिक्ति और चुनाव है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण शर्त थी। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक आपको पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 62 में रिक्ति और चुनाव, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 55 में चुनाव की पद्धति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। आपको इस क्रम में ये याद होने चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति की संपूर्ण व्यवस्था स्पष्ट की गई है। राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र का प्रतीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति किसका प्रतीक है, तो भारत की एकता, भारत की अखंडता और लोकतंत्र का प्रतीक है। ये हमारी राष्ट्रपति हैं इस समय, द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम कहते हैं, तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब हम कर लेते
इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चनों को, पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है, और प्रधानमंत्री इनके वो रहते हैं। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, तो हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास है। कई बार प्रीलिम्स में जो अक्सर कर विद्यार्थी होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, जबकि सही वास्तविक में इसका सही आंसर मंत्री परिषद है। तो आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना तो यहाँ से देख सकते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में दे रखी है। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति आर्टिकल 52 में दे रखी है। आर्टिकल 52 में मुझे पता नहीं था, पर ये आगे पीछे हो जाता है। अब बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। यानी कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा तो वो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में दे रखा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो ये आगे के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगता है, तो 356 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके लिए होता है? राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, संयुक्त सत्र के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए? तो ये संयुक्त के लिए होता है, तो इसका तो सही आंसर सी होगा। अब बात कर लेते हैं मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित कुछ बातें। मेंस में 10 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 शब्द से लेकर 250 शब्द तक आपको तैयार होने चाहिए। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। आपको तैयार कर लेना चाहिए ये प्रश्न। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और भारत में राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, टिप्पणी कीजिए। आपको कम से कम 150 शब्द में ये प्रश्न का आंसर लिखना चाहिए तीनों का, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, तो हम आपके आंसर को देख के उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं एक मॉडल आंसर की। मॉडल आंसर 250 शब्दों में हमने दिया है और प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न आयोग द्वारा मेंस में पूछा गया है और 10 नंबर का ये प्रश्न था, तो इसको सही कर लेते हैं। इसका मॉडल आंसर है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत संघ का औपचारिक प्रमुख यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री मत लिख देना, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, परंतु अनुच्छेद 74 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होती है, जिससे संघीय ढांचे का सम्मान होता है। उसकी शक्तियां कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन क्षेत्रों में विस्तृत हैं। वह प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी आदि की नियुक्ति करता है। तो ये नियुक्तियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इनका मतलब ये नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति होती है इन लोगों की।
संसद के विधेयकों को स्वीकृति देता है तथा अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की शक्तियां व्यापक प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। 42वें और 44वें संशोधन ने इसे और स्पष्ट किया। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हुआ है, जैसे SR बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया। क्या किया? अब इसका निष्कर्ष किस तरह से होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति न तो केवल एक रबर स्टैंप है और न ही सर्वशक्तिमान है, वह एक संवैधानिक संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है। आपके आर्टिकल 52 से 62 तक कंप्लीट करा दिए हमने। मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो बता दिया। मॉडल आंसर किस तरह से लिखना है वो आपको बता दिया। और हाँ, PYQ के MCQ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करा दी। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप हमारी कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं, UPPCS का इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट चैनल पे जाके पूरा देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और ये सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब वही कहानी आपको सुनाई गई है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। और PDF डाउनलोड करने के लिए फिर हम आपको एक बार सूचना दे देते कि ये QR कोड स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।